एक बार फिर से आपका अपना चैनल अमरजीत एजुकेशनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 1 हिंदी का चैप्टर 1 जो कि है श्रम विभाजन जाति प्रथा, उसका पूरा कहानी संपूर्ण कहानी को डिस्कस करूंगा। इसमें साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी करूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका फर्स्ट है, इसमें श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी लिखे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उसका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ये बहुत ही अपने समय के एक सुपठित जनों में से आदमी में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद जो था फर्स्ट में शिक्षा के बाद वडोदरा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा के बाद जो हुआ था, वडोदरा नरेश के प्रोत्साहन के उच्चतर शिक्षा के लिए जो ये वडोदरा नरेश थे, ये इसको ऊंचा शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका फिर वहाँ से लंदन इंग्लैंड गए और फिर इंग्लैंड गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पुरावैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वह इतिहास, मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश यानी वो अपना देश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की, यानी अपना देश यानी इंडिया में वो कुछ समय के लिए वकीलगिरी भी किया, वकालत किया था। समाज और राजनीति में बेहद प्रक्रिया भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। तो पहले होता था कि वो छूता होता था कि मतलब स्त्री के साथ, मजदूरों के साथ, क्योंकि वो मजदूर है तो उसके साथ ज़्यादा घुलना मिलना नहीं, वो छूत था स्त्रियों के साथ। ये संघर्ष ने बहुत मेहनत किया ये सबको सुधारने के लिए कि ये सब गलत है, वो छूत नहीं होना चाहिए। उसके चिंतन एवं रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। उसके रचनात्मक के 3 प्रेरक कवि थे, बुद्ध, कवि और ज्योतिबा फूले। ये तीनों भीमराव अम्बेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति रहे थे। और ये भारत के संविधान भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखी थी। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, एक निष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हुआ। उसकी मृत्यु कब हुई? दिल्ली में 1956 ईस्वी में दिल्ली में दिसंबर 1956 के दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु हो गया। उसने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में भी आता है कि बाबा साहेब की पुस्तकें कौन कौन है। तो इसकी प्रमुख रचना एवं भाषण है कास्टस इन इंडिया, द कास्टस इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, द कास्टस इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु और सुदाज्र, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज थम्मा, थॉर्न्स एंड लिकोटिन स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि हिंदी में उनका
संपूर्ण बारहवें भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब भीमराव संपूर्ण बारहवें नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 21 खंडों में प्रकाशित किया था बुक को। यह प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर, इसका जो भाषण का जो हिंदी रूपांतर था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो भाषण था वो ललई सिंह यादव उनका रूपांतर थे। और जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यह भाषण जाति पंथी तोरक मंडल लाहौर में वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसके क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों को पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इस स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वो भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों एवं और लोकतंत्र के लिए उसकी स्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी एक संभाव्यता विधिवता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। ये सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में था उसका कहानी। अब है श्रम विभाजन जाति प्रथा जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखा। अब है कहानी, इसका क्वेश्चन आंसर बोर्ड में आता है। तो सबसे पहले यह विवंडना की बात है। विवंडना मतलब ये बड़ा उपहास की बात है, यानी उपहास जो होता है उपहास, विवंडना मतलब उपहास। ये बड़ा उपहास की बात है इस युग में जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है, कि ये बड़ा उपहास की बात है कि जातिवाद में पुस्तकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। पोषक कमी नहीं है, यानी समर्थक पालने वाला की कमी नहीं है। इस पर आधारों का समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना जाता है। अधिक सभ्य समाज को कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है कि इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। ये जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिए हैं, कि श्रमिक जाति प्रथा बहुत ही हो रहा है, जैसे कि वो दूसरा जाति है तो उससे जलन होना, या बहुत तरह के। इसमें श्रमिक विभाजन का रूप ले लिया इसलिए कि मुसहर से हम बात नहीं करते हैं, जबकि खुद ये वही थे। इसलिए ये कहानी को लिखा गया है कि ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में वो स्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में स्वाभाविक विभाजन नहीं करता। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि श्रमिकों का वो स्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे के अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए
जाति प्रथा को अगर श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वो अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। वो समाज में इतना विकसित करना चाहता था कि कोई भी आदमी पेशा और कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा को दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है कि जन्म से ही जात प्रथा का अथी लगा देना कि तुम ये जाति से वो जाति से। ये सब वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब दूर करना चाहते थे। ये सब गलत है। जाति प्रथा पेशों से दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, यानी जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण जो दोष से पूर्ण पूर्व निर्धारण पहले ही तय कर देना। पूर्व निर्धारण मतलब पहले ही तय कर देता था कि मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त और पर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, आधुनिक युग में यह स्थिति पर्याय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी-कभी निरंतर विकास होता था। निरंतर विकास और कभी-कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। अकस्मात यानी अचानक कोई काम का हो जाना, अकस्मात यानी अचानक कोई काम का परिवर्तन हो जाना, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपने पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो, इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। इसमें हिंदू धर्म का तो जाति प्रथा था जो ये पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है, जो कि उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही उसमें परंपरागत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख या प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं प्रत्यक्ष और जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक, अभी जो भारत इतना पीछे है इसका बस एक ही कारण है, जाति प्रथा, कि अपने अपने जात पर सभी मरता है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई थी, जो कि दूर करना चाहते थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य के स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। इस आधार में हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज में उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ा समस्या नहीं, जितनी है कि बहुत से लोगों को निर्धारित कार्य को वो रुचि के साथ केवल व्यवस्था बस करते हैं। ऐसी स्थिति मनुष्य को दुर्भावना से ग्रसित होकर रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है।
ऐसे स्थिति में जहाँ काम करने वालों को ना दिल लगता हो और ना ही दिमाग हो, सामने आदमी को काम करवा रहा है, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? जब जिसके विपरीत काम किया जाए, हमको वो काम नहीं करना है, वो करवाएगा तो उसमें फिक्स है कि मन नहीं लगेगा तो वो काम सही से नहीं होगा। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक है, क्योंकि मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि वे आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें और स्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। अब मैं समस्या को रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे ये प्रश्न पूछना चाहेंगे, यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? उसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह बात कहा कि अगर मेरे द्वारा जाति प्रथा का आलोचना सुनकर आप लोग प्रश्न करना चाहेंगे कि आप अगर जातियों के विरोध हैं तो फिर भी दृष्टि में आदर्श समाज क्या होता है? आदर्श समाज का मतलब सबका आज्ञा का पालन करना हो गया आदर्श समाज मतलब। तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। भीमराव अम्बेडकर के अनुसार हमारा समाज जो होता है, आदर्श समाज, स्वतंत्रता होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, समता होना चाहिए, एकता होना चाहिए, भ्रातृत्व होना चाहिए। भ्रातृत्व यानी भाईचारा, बंधुत्व यानी भाईचारा का होना चाहिए, वो स्वतंत्र होना चाहिए और फिर एक समान का होना चाहिए, समान रूप से सभी अपना होना चाहिए। ऐसा समाज चाहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या ये ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी का भी क्या आपत्ति हो सकती है? भाईचारा में किसी का क्या आपत्ति हो सकता है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज को बहुविध यानी अनेक प्रकार के, ऐसे समाज में अनेक प्रकार के हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रणों की तरह भाईचारा का, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह, कि कितना भी कुछ कर दे वो एक ही सा रहता है। इसी तरह दूसरा नाम इसका लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र सामूहिक जीवन शर्य की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों को आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। अब शब्द निधि, इसमें जो ऊपर कठिन शब्द था जिसका समझना ये सब नीचा, विवंडना। विवंडना मतलब होता है उपहास। विवंडना मतलब होता है उपहास। पोषक यानी समर्थक, पालक, पालने वाला। पोषक यानी समर्थक, पालक, पालने वाला। पूर्व निर्धारण यानी पहले ही तय कर देना। पूर्व निर्धारण का मतलब वो पहले ही तय किया है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, होगा। वो अकस्मात यानी अचानक कोई भी काम, जैसे कि डायरेक्ट सोचे बिना ही डायरेक्ट ये करना, अचानक सा हो गया तो वो अकस्मात हो गया। प्रक्रिया, किसी काम के होने का ढंग या रीति होना चाहिए। प्रक्रिया, किसी भी काम के होने का ढंग या रीति होना चाहिए। प्रतिकूल यानी उल्टा। स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा से, कोई भी काम अपना इच्छा से होता है, किसी की इच्छा से के विरुद्ध भी होता है। स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से, और स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से नहीं होना।
नहीं, आपको करने का मन नहीं है लेकिन फिर भी करने पर विवश कर। उत्पीड़न यानी बहुत गहरी पीड़ा पहुंचना, यंत्रणा देना। संचारित यानी प्रवाहित से, संचारित यानी प्रवाहित से। बहुविध यानी अनेक प्रकार से, बहुविध यानी अनेक प्रकार से। प्रत्यक्ष यानी सामने समक्ष। भ्रातृत्व यानी भाईचारा बंधुत्व। वांछित यानी आकांक्षित चाहा हुआ। ये था शब्द विधि यानी इसका कठिन। और ये हिंदी का कुछ करना नहीं है, और आप सब इतना करें, एक बार देखें, कहानी सुन ले इसका, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव भी कर दूंगा, जिससे आपका क्वेश्चन एक भी बोर्ड में नहीं छूटेगा। इसी आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं छूटेगा सब सुनने से। और ये अगर देख नहीं सकते तो एयरफोन में लगाकर सुन भी सकते हैं कहानी को। हिंदी का और कुछ नहीं होता है। और ये मेरा अमरजीत एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।